हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मांगा को। उम्मीद है आपने इस मांगा के जो पहले के पार्ट्स हैं वो देख लिए होंगे। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था ड्यूक जाता है कायरा के पास और वो पूछना चाहता है उसकी रिलेशनशिप के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो नहीं पाता क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास राइट नहीं है। आफ्टर ऑल जैसे उसने कायरा को ट्रीट किया है वैसे उसका कोई हक बनता भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सीन कट होता है, वो जाता है और यहाँ पर कायरा के बचपन में सोचता है कि कैसे कायरा बचपन में उसके आगे पीछे दौड़ा करती थी। तो हमारा सीन अभी शिफ्ट होता है। यहाँ पर जो सारी होती हैं फ्रेंड्स, जो रोज़ की फ्रेंड्स होती हैं वो सभी खुशी खुशी से बोल रही होती हैं कि आप बहुत ही परफेक्ट लग रही हैं, योर लेडीशिप, ये ड्रेस आपके लिए ही डिज़ाइन की गई है। यहाँ पर देखते हैं कायरा फुल रेडी होती है उस ब्लू कलर की ड्रेस में और ब्लू कलर उसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पर ना वो ड्रेस काफ़ी स्पार्कल भी होती है। वो सोचती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है बिना हिज ग्रेस मतलब ड्यूक के बिना जाने का किसी पार्टी में, तो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। ग्रैंडफादर भी वहाँ पर होंगे तो मुझे प्रिपेयर होना होगा कॉस्टी की अपीयरेंस से पहले कि वर्स्ट चीज़ क्या हो सकती है। वो जा रही होती है और यहाँ पर तभी हमें जोसेफ भी नज़र आता है। जोसेफ भी फुल अपना जो पूरी अच्छे से आउटफिट में रेडी होता है। तो यहाँ पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है कायरा उसे बुलाती है तो यहाँ पर कायरा ऊपर से बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेट लग रहे हो, मतलब अच्छे लग रहे हो। तो यहाँ पर वो तो खो ही जाता है उसमें और यहाँ पर वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है मैं ज़रूर से ऑकवर्ड लग रही होंगी, है ना। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है जब मैंने पहली बार मतलब किसी पार्टी में जाने के लिए इस तरह से ड्रेसअप किया है। तो वो उससे बोलता है नहीं योर लेडीशिप, आप बहुत ज़्यादा डैज़ल कर रही हैं कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। इवन के गॉडेस भी आज आपके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आप गॉडेस की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो ये सुन के वो काफ़ी एम्बैरस होती है, वो रेड हो जाती है और बोलते हैं तुम तो बहुत ज़्यादा फार जा रहे हो मेरे साथ, मतलब मेरी फ्लैटरी को लेके तुम एक गॉडेस के साथ मुझे कैसे कंपेयर कर सकते हो। पीछे से सारे सर्वेंट हंस रहे होते हैं क्योंकि वो सभी लोग एग्री करते हैं जोसेफ के साथ। तभी वो उसे बोलती है कायरा कि मुझे नहीं पता था कि तुम फ्लैटरी के साथ इतने ज़्यादा अच्छे हो। तो यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ती है और उससे बोलते चलो चलते हैं वरना हम लेट हो जाएंगे। तो वो यस बोलता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो यहाँ पर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। तो सीन शिफ्ट होता है पार्टी में। यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि वाओ, जो पारवेज फैमिली की लेडी यहाँ इस पार्टी में आई हैं। और यहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि क्या सच में वो किसी सोशल अफेयर को अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मार्कस और मार्कस की वाइफ दोनों खड़े होते हैं वो अचंभे में होते हैं कि वो सच में आ जाएगी। और यहाँ पर वो मार्कस की वाइफ बोलती है कि मुझे कभी भी नहीं पता था कि वो एक्चुअली में इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे पैरवेस फैमिली को इनविटेशन भेजा जाता है क्योंकि सभी को पता होता है कि उस फैमिली से कोई अटेंड नहीं करता है। लेकिन क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी फैमिली है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वहाँ पर इनविटेशन भेजना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर वो आती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है कायरा, उसके साथ जोसेफ होता है और यहाँ पर दोनों ही मार्कस और मार्कस की वाइफ मतलब होस्ट उसे ग्रीट करते हैं और उसे वेलकम करते हैं और उसे हाल चाल पूछते हैं। तो यहाँ पर कायरा उसे देखते हैं और सोचते हैं कि काफ़ी सिमिलर सी लग रही है मुझे। फिर वो उसे उसका भी हाल चाल पूछती है। तो यहाँ पर मार्कस की वाइफ बोलती हैं कि हम भी अच्छे हैं, थैंक यू, ये हमारे लिए ऑनर है कि आप इस पार्टी को अटेंड कर रही हैं। जैसे ही वो बात ख़त्म करती है तो यहाँ पर कायरा ज़्यादा आंसर नहीं दे पाती क्योंकि वो उसे सोशल गैदरिंग में वो नहीं जाती है ज़्यादा, उसे नहीं पता है कि कन्वर्सेशन को कैसे कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ पर साइलेंस हो जाता है एकदम से और यहाँ पर वो पैनिक करने लग जाते हैं कि अभी मैं क्या कहूँ। तो तभी पीछे से जोसेफ बोलता है कि ऐसा लगता है कि हर लीडरशिप अभी टायर्ड फील कर रही हैं क्योंकि ये उनकी फ़र्स्ट पार्टी है इतने लंबे टाइम में। तो क्यों ना वो टेरेस पे जाके थोड़ा सा रेस्ट लें, तो मैं आपको एस्कॉर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर उसने बात संभाल ली होती है तो कायरा उसे बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी और वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। तो यहाँ पर जोसेफ उसे पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है तुम सच में रियल लाइफ सेवियर हो, थैंक यू। तो जोसेफ उससे बोलता है कि क्या आप फ्रेश एयर लेना चाहेंगी। तो वो उससे बोलती है नहीं, मैं बस यहीं पर बैठ जाऊँगी और मुझे कुछ फूड वगैरह खाना है, मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है आज। तो वो उसे बोलता है आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर वो चला जाता है, मतलब यहाँ पर कायरा अकेले होती है। वो किसी चेयर पे बैठी होती है और यहाँ पर
वो थोड़ा-सा मतलब उदास होती है, सोचती है कि मैं विश करती हूँ कि मैं भी दूसरे लोगों की कन्वर्सेशन को जॉइन कर पाऊँ। तभी उसकी नज़र पड़ती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब लेडीज़ बैठी होती हैं, एक-दूसरे से गप-शप कर रही होती हैं। यहाँ पर कायरा सोचती है उनकी तरह मैं भी कन्वर्सेशन में शामिल होना चाहती हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी नज़र हो र आ रही हैं। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके माइंड में तो ऐसे थॉट्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर वो लेडीज़ बात कर रही होती हैं एक-दूसरे के साथ। एक लेडी बोलती है कि मेरे फादर ने टीयर ऑफ गुडनेस को अभी लाया है हमारे घर में। तो यहाँ पर वो लड़की बोलती है तुम कितने ज़्यादा लकी हो। तो यहाँ पर ना कायरा सोचते हैं हमारी फैमिली के अंदर भी टीयर ऑफ गॉडेस है, लेकिन अगर मैंने उन्हें जॉइन किया तो ऑब्वियसली मैं उनका मूड स्पॉइल कर दूँगी। तभी वो ऐसे उनको ना तिरछी नज़र से देख रही होती है, लेकिन मैं सच में अपने आप को एंजॉय करना चाहती हूँ जैसे वो कर रही हैं। तो यहाँ पर ना उस जो लड़की है उसकी नज़र पड़ जाती है उसके ऊपर मतलब कायरा पर बाय चांस, और वो देख लेती है कि कायरा उन्हें देख रही है। तो यहाँ पर ना वो कायरा को कुछ दूसरी नज़र से देखते हैं, मतलब उसकी निगाह में कायरा कुछ काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगती है। तो यहाँ पर जैसे वो चिल्लाते हैं तो दूसरी लड़की बोलती है कि क्या हुआ है, क्या तुमने गोस्ट या फिर कुछ ऐसा देख लिया है। तभी उसकी नज़र भी पड़ती है कायरा की ओर। तो उन्हें ना कायरा नज़र आती है जो कि काफ़ी उन्हें लगता है कि वो गुस्से में होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कायरा का लुक ही ऐसा होता है, जैसे कि हम ड्यूक को देखते हैं। ड्यूक और कायरा का ऑरा काफ़ी फेमिलियर सा है। तो यहाँ पर वो सभी तीनों लड़कियाँ चारों जो भी होती हैं वो एम्बैरस होती हैं, कर्टेसी करती हैं और उनसे माफ़ी मांगती हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी योर लेडीशिप। अब यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे लेकिन हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ कर रहे थे। यहाँ पर ना वो बोलते हैं कि कायरा कि प्लीज़ खुद को कंफर्टेबल करो, मैं यहाँ पर मतलब डिस्टर्ब नहीं हो रही हूँ। वो बोलना चाहती थी ऐसी जल्दी से, लेकिन वो लड़कियाँ जल्दी से उसे माफ़ी मांग के भाग जाती हैं। तो पीछे से वो तो बस बोलती ही रह जाती है कि तुम लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। तभी वो सोच रही कि मैं फिर से लोनली हो गई हूँ। तभी पीछे से एक सर्वेंट्स टाइप आता है, वो बोलता है लेडी कायरा, और वो बोलता है कि जो मार्कस एडनबर्ग हैं वो आपको देखना चाहते हैं। मार्कस एडनबर्ग उसके ग्रैंडफ़ादर का नाम होता है। तो वो बोलते हैं ग्रैंडफ़ादर। यहाँ पर वो सोचते हैं कि मुझे सर जोसेफ को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैं भी यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं अभी उसे कहाँ ढूँढूँ, ये अभी हेल्प नहीं की जा सकती। और ये सोच के वो यहाँ पर बोलती है उस सर्वेंट से कि मुझे दिखाओ वो मार्कस कहाँ पर है। तो वो टेरेस पे चले जाते हैं, वहाँ पर उसका ग्रैंडफ़ादर होता है जो कि उसे बोलता है कायरा लॉन्ग टाइम नो सी। तो वो उसे ग्रैंडफ़ादर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कायरा का ग्रैंडफ़ादर है, मतलब उसकी मदर का फादर। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, मतलब हेल्थ वगैरह के अकॉर्डिंग। तो वो उसे बोलता है कि हाँ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी तरफ से सेम ही नज़र आ रहा है। तो वो उसे डायरेक्ट बात करनी शुरू कर देती है कि क्या मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ कि यहाँ पर कोई भी अ, हमारी बात कान लगा के नहीं सुन रहा। तो वो उसे बोलता है और स्माइल करता है कि क्या हम फैमिली नहीं हैं ब्लड के साथ, तुम मुझ पे शक कैसे कर सकती हो। और यहाँ पर फिर वो उसे बोलता है कि क्या रीज़न है कि तुम मुझे देखना चाहते हो। तो कायरा उससे बोलती है मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। वो डायरेक्ट मुद्दे पर आती हैं। वो उसे बोलता है हिस ग्रेस की पहले एक और वाइफ थी मेरी मॉम के अलावा, है ना। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि रोइना वेनबर्ग उसका नाम था। तो यहाँ पर ना वो उसकी मतलब ड्यूक की जो एक और वाइफ थी जिसके जिसके बारे में बोला जाता है जो कॉसिटी है उसकी मदर, उसके बारे में उससे पूछने लगते हैं। तो ये जो फैक्ट है ये कायरा को लास्ट लाइफ तक नहीं पता था कॉसिटी की आने से पहले। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के वो थोड़ा-सा ट्विच हो जाता है और यहाँ पर वो कायरा बोलती है कि क्या ये करेक्ट है कि आपने उसे किक्ड आउट कर दिया था ड्यूक से घर से, क्योंकि वो मतलब वो फेल्ड हो गई थी चाइल्ड हैविंग करने में, मतलब कि बच्चे के लिए। तो इसी वजह से आपने उसे फेंकवा दिया था ड्यूक के हाउस से, क्या ये सच है? तो यहाँ पर वो ऐसे डिमांड करती है, ट्रुथ पूछ रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो ड्यूक है मतलब यहाँ पर मार्कस है वो वहीं पर जम जाता है। अभी वो क्या आंसर देगा वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कायरा पूछती है अपने ग्रैंडफादर से कि क्या आपने उस जो लेडी है उसे किक्ड आउट किया था हाउस से क्योंकि वो बर्थ नहीं दे पाई थी चाइल्ड को। तो यहाँ पर ना उसका ग्रैंडफादर उससे बोलता है कि जो भी तुमने अभी एफर्ट्स लगाए थे मुझसे मिलने के लिए, तो क्या तुमने इसीलिए लगाए थे ताकि तुम मुझसे ये पूछ सको। तो कायरा बोलते हैं कि मुझे सिर्फ तुम्हारा ऑनेस्ट आंसर जानना है कि क्या जो रोइना वैनबर्ग थी वो सच में ड्यूक की पहली वाइफ थी, और उसके बारे में जानना चाहती है। वो सोचती है कि कॉसिटी बहुत ही ज़्यादा ग्रेस की तरह हिस ग्रेस की तरह नज़र आती है, कि वो फेक डॉटर नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि उसने सच में जो
पारवस फैमिली की, पारवस की जो गॉडेस है, उसने जो पावर है जो कि सिर्फ कुछ फ्यू चूजन कैंडिडेट को ही दी जाती हैं, उसने उन्हें मैनिफेस्ट किया था। तो कौन ही कह सकता है कि वो पारवस नहीं थी। तो यहाँ पर उसका डाउट होता है, तो यहाँ पर वो उसका ग्रैंडफादर उससे बोलता है कि हाँ वो थी, लेकिन वो किसी भी बेबी को बर्थ नहीं दे पाई थी, इसीलिए। तो यहाँ पर वो कहते कहते चुप हो जाता है। तो कायरा सोचती है कि मैं सर्टन हूँ किसी चीज़ को लेके कि ये कुछ तो छिपा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे मुझे भी यकीन है कि वो मेरे कुछ जो कहे गए शब्द उन पे यकीन नहीं करेंगे। मेरे थोड़े बहुत शब्द काफ़ी नहीं होंगे उन्हें पुश करने के लिए, ताकि वो मुझे सच बता सकें। वो सोचती है मेरे ग्रैंडफादर जिन्होंने एंड तक प्लेज किया कि मैं इनोसेंस हूँ, मेरे लास्ट मोमेंट तक, मतलब मेरी पास्ट लाइफ में। तो हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंडफादर उसका चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, योर ग्रेस प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए मुझ पे, कायरा तुम्हारी रियल बेटी है, मेरी डॉटर ने कभी भी आपको डिसीव नहीं किया है, आप रिग्रेट करेंगे योर ग्रेस। तो ये सब बातें वो बोल रहा होता है जब कायरा को वहाँ पर उसका एग्जीक्यूशन किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मतलब कायरा सोचती है कि वो बिल्कुल ही कभी आगे नहीं आएंगे, मुझे डिफेंड नहीं करेंगे सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं उससे ब्लड से रिलेटेड हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वो सच बोल रहे थे। यहाँ पर वो बोलती है ग्रैंडफादर मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ। और यहाँ पर उसकी बात सुन के ग्रैंडफादर उसका बोलता है ठीक है ठीक है, तो अभी तुम पॉइंट पे आओ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तो कायरा उससे बोलती है मुझे एक सेफ़ हाउस चाहिए, एक प्लेस जो कि कैपिटल से बहुत बहुत दूर हो, जिसके बारे में सिर्फ आपको और सिर्फ मुझे ही पता हो। तो उसका ग्रैंडफ़ादर उससे बोलता है कि क्या सेफ हाउस, तो मैं उसकी क्या ही ज़रूरत पड़ गई। तो यहाँ पर वो उससे बोलती है मैं आपको आंसर तब दूँगी जब आप मुझे आपका अपना जो सीक्रेट है वो बताएँगे। तो यहाँ पर वो बोलता है कि क्या मेरा क्या। तो यहाँ पर ना वो कायरा बोलते हैं कि मुझे पता है आप कुछ छिपा रहे हैं। तो पीछे से वो बोलता है कि तुम कितना ज़्यादा कनिंग हो। तो यहाँ पर ना वो उसे मतलब बोलता है कि क्या तुमने कुछ क्राइम कमिट किया है जिसकी वजह से तुम्हें छुपना पड़ रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना ही बड़ा क्राइम क्यों ना किया हो, तुम्हारी जो पोजीशन है वो नेक्स्ट एलिमनिस्ट की है, वो इनफ है उस क्राइम को कवर अप करने के लिए। तो उसे लगता है कि कायरा ने कुछ गलती कर दी है जिसकी वजह से वो छिपना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर ना कायरा उदास हो जाती है कि वो नेक्स्ट एलिमनिस्ट होने वाले हैं, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ये बात पे। तो यहाँ पर वो सोचती है ये प्रॉब्लम तो यही है ना कि मैं शायद नेक्स्ट एलिमनिस्ट ना हूँ। तो यहाँ पर अभी तक उसे विश्वास नहीं होता है कि वो ही नेक्स्ट एलिमनिस्ट है, क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में भी वो अपनी जो पावर्स है उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाई थी, और अभी इस लाइफ में भी वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाई है। वो सोचती है जो फॉर्म ऑफ एलिमनिस्ट मैंने मेरी डेथ से पहले देखी थी, मैं विश करती हूँ कि वो सिर्फ मेरा मेयरली एल्यूजन ना हो, मतलब उसका एल्यूजन ना हो, वो सच हो। वो उसे बोलता है जो सेफ हाउस है वो इमरजेंसी के लिए, तो यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उससे बोलता है कि मेरी एज में आके ना मैं हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन एंशियस फील करता हूँ, तुम्हारे वर्ड्स बिल्कुल भी कंफर्टिंग साउंड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो जाते हुए उससे बोलती है मैं ट्रस्ट करती हूँ कि आप भी मुझे एक फ़ेवर करेंगी, ये वाला फ़ेवर करेंगी ग्रैंडफादर। और यहाँ पर उसे बोलती है प्लीज़ आप ये मत भूलना कि मैं आपके साथ रिलेटेड हूँ ब्लड से, तो मैं आपकी ब्लड रिलेटेड फैमिली हूँ। यहाँ पर ना वो सोचती है कि हाँ मैं आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल मीन भी हूँ, ताकि आप पावर को ग्रास्प कर सके। तो यहाँ पर लास्ट लाइफ में भी और अभी भी उसका जो ग्रैंडफादर है वो पावर चाहता है, इसी वजह से वो कायरा के साथ इतने अच्छे से बिहेव करता है, क्योंकि कायरा वो पावर पाने की एक रास्ता है, क्योंकि ड्यूक की सारी पावर उसके अंडर आ जाएगी अगर कायरा उसके कंट्रोल में रहेगी। उसकी बात को सुन के कि वो दोनों फैमिली हैं, वो जो है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, फिर वो कनिंग से स्माइल देता है, और यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है, फिर वो दोनों कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। उसका ग्रैंडफादर उससे बोलता है कि क्या यही चीज़ थी जो तुम मुझसे डिस्कस करना चाहती थी। तो कायरा सीधे मुद्दे पे आती है और बोलते हैं कि यहाँ पर इस कन्वर्सेशन को इतना ज़्यादा लॉन्ग खींचने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर मुझे लगता है हिज ग्रेस भी हैप्पी नहीं होंगे इसके बारे में। इसके अलावा जे का बर्थडे बैंक्वेट बहुत ही जल्दी ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको वहाँ पर देखूँगी ग्रैंडफादर। और ये कह के वो जाने लगती है और सोचती है कि गुड, मैं आपको अपने आप को पूरी तरह से रेडी कर लिया है वर्स्ट आउटकम के लिए। यहाँ पर वो सोचती है कि जो सेफ़ हाउस होने वाला है वो इंश्योरेंस के लिए है, ताकि बात करूँ तो अगर जो चीज़ें हैं वो पहले की तरह हुई, मतलब पास्ट लाइफ की अकॉर्डिंग हुई कि कॉस्टी हर एक जो चीज़ है उसके खिलाफ करती गई,
तो मुझे बस वो सेफ़ जगह पर जाना है, उसमें भाग जाना है। मतलब वो आगे बोलते हैं मैं बेस्ट ट्राई करूँगी कि मैं कॉसिटी की ट्रू आइडेंटिटी को रिवील कर पाऊँ और उसे एग्ज़ीक्यूट करवा दूँ। लेकिन अगर चीज़ें वैसी नहीं गई जैसे प्लान की हो, जो कि प्रोबेबल है, तो मैं ऐसे खुद को मरने नहीं दूँगी। मैं हेल्पलेस नहीं रहूँगी इस टाइम पे। मैं डेफ़िनेटली कुछ करूँगी। मतलब अगर पहले की तरह चीज़ें हुई तो वो उस सेफ हाउस में जाके रह लेगी, अपनी लाइफ़ को बिताएगी, जिसे वो बिताना चाहती है। और यहाँ पर ना वो बोलते हैं कि लेकिन मैं थोड़ा-सा रिलीव्ड फ़ील कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं वो जा रही होती है, तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर ना उसे एक लड़के की आवाज़ सुनाई दे रही होती है जो कि बोलता है स्वीटी ये तुम क्या कह रही हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर ना वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, मतलब जो वो लड़का है वो एक लड़के से बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर ना कायरा को कुछ उसकी वॉइस सुनी-सुनी सी लग रही है। वो सोचती है कि मुझे इस वॉइस के बारे में थोड़ा पता है। तो हम देखते हैं ये कोई और नहीं ईडन ही होता है जो कि हमेशा की तरह फ्लर्ट कर रहा होता है और वो उस लड़की की तारीफ़ कर रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वगैरह हो और यहाँ पर जो है वो उसके साथ होता है। तो पीछे से हम देखते हैं रायना और डैनी दोनों ही उसे देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर ना आपको पता होगा कि वो लोग प्लान कर रहे हैं ईडन की सच्चाई कायरे के सामने लाने की। तो यहाँ पर डैनी बोलता है क्या है ये फिर से शुरू हो गया, मतलब उसने पहले भी ईडन ने पहले भी बहुत सारा ऐसा काम किया है, फ्लर्ट वगैरह किया है औरों के साथ भी। तो यहाँ पर डैनी उससे बोलता है कि क्या हमें यहाँ पर हर लेडीशिप को लेके आना चाहिए और ताकि वो अपनी आँखों से इसे देख सके। तो रेने उसे बोलता है कि हाँ, अभी ये चांस है। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि वो लोग मूव कर रहे हैं गार्डन की तरफ, जल्दी से वाइस कैप्टन को बोलो और यहाँ पर लेडीशिप को लेकर आओ जल्दी से जल्दी। तो वो उससे बोलता है कि हाँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो जल्दी से जाता है जोसेफ के पास और उससे बोलता है कि हमारा टारगेट गार्डन में मूव कर रहा है, तो हमें वहाँ पर जो हमारी लेडी है उसे लेके जाना पड़ेगा। तो जोसेफ उसे बोलता है कि हाँ हाँ मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। तो वो खाना लेकर जा रहा होता है, तो तभी वो जाता है यहाँ पर जहाँ पर बैठी होती है कायरा। तो देखते हैं वहाँ पर कायरा नहीं होती है, वो सीट खाली होती है। तो वो बोलता है कि वो कहाँ पर गई? तो पीछे से डैनी भी बोलता है कि कहाँ पर है? तो यहाँ पर उसकी डिसअपीयरेंस के बारे में सभी तीनों को पता चल जाता है। यहाँ पर डैनी बोलता है टाइमिंग अभी जो ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन की टाइमिंग हो रही है, हर एक चीज़ अकॉर्डिंगली मूव कर रही है, हमें हर लेडीशिप को जल्दी से लेकर जाना पड़ेगा। तभी पीछे से उन्हें आवाज़ आती है किसी के कूदने की। तो यहाँ पर ये कोई और नहीं हमारी होती है प्रिंसेस, यानी कि हमारी कारा होती है जो कि ऊपर से कूदी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके एक्सप्रेशन सही नहीं होते हैं, मतलब एडन की जो कन्वर्सेशन थी उसने सुन ली होती है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा चिली सा लुक दे रही होती है, उसे देख के काफ़ी डर सा भी लग रहा होता है। तो पीछे से उसका ग्रैंडफ़ादर चिल्लाता है कायरा क्या तुम ठीक हो? क्योंकि वो छत से ही कूदी होती है, टेरेस से ही, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैनशिप उसने की होती है, तो काफ़ी ज़्यादा वो अच्छी होती है फिज़िक्स वगैरह में। तो यहाँ पर ना पीछे से जोसेफ बोलता है योर लेडीशिप, लेकिन उसे बिना सुने ही कायरा आगे चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों को जो कि अपने आप में ही लगे होते हैं। तो यहाँ पर ना वो लड़की बोलती है मैं काफ़ी ज़्यादा शाय हूँ, तो वो उसे बोलती है उसके साथ फ्लर्ट करने की कुछ कोशिश ही कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जल्दी से आती है कायरा, पीछे से उसे पकड़ लेती है और यहाँ पर वो बहुत ही गुस्से में होती है, उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों हो? तो यहाँ पर ना जो वो लड़का होता है ईडन, उसे अभी तक कायरा की सच्चाई नहीं पता होती है कि कायरा पैरवेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो बोलते हैं मिस करीरा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो यहाँ पर ना जो कायरा है वो उससे बोलती है तुमने तो कहा था कि तुम्हारी आज मीटिंग है रीडिंग क्लब में, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो सीधा सवाल पूछती है। तो यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता चलेगा कि कायरा एरन के साथ क्या करती है, मतलब कि उसे कैसे उसकी खबर लेती है, क्योंकि उसे उसके बारे में पता चल गया है। एंड दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।